हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही आसान टॉपिक है और आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए से जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, मुझे बताओ, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आप लोग के इर्द गिर्द जहाँ भी आप रहते हो, कोई बंदा एक जो उसके गुड्स हैं वो कहीं और बेचता है और वहाँ पे एक बंदा होता है जो उसके बिहाफ पे इन गुड्स को बेचता है। क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि हम किसी को माल दे रहे हैं और वो हमारे बिहाफ पे इस माल को बेचता है? नहीं देखा है क्या? कश्मीर में अगर आप जम्मू कश्मीर के बच्चे ये सेब फाउंडेशन का जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, क्या आपने देखा वहाँ पे लोग क्या करते हैं? सेब जो होते हैं, सेब एक आरती को देते हैं जो दिल्ली या किसी और मंडी में होता है और वो वहाँ पे उसको बेचता है। बेसिकली वो कमीशन एजेंट की तरह काम करता है, वो बंदा, वो आरती कमीशन एजेंट की तरह काम करता है। और वो जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? कंसाइनमेंट सेल्स। हम जो सेल करेंगे, एक दुकानदार वहाँ पे, अब वो फ्रूट सेलर की बात आ रही है, मतलब फ्रूट ग्रोवर की बात आ रही है। अदर देन दैट, अगर एक दुकानदार है, बिजनेस है, वो दो तरह से सेल करते हैं, या तो वो खुद सेल करेगी या वो कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल करेगा। एक तीसरा तरीका आता है सेल का, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। पहले केस में क्या होगा? आपकी दुकान है, आपको कस्टमर आता है, आप उसको बेचते हो, ये होता है नॉर्मल सेल्स। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री आप नॉर्मली कर लेते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्पेशल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कैसे करती है। ये जो नॉर्मल सेल्स आप करते हो, इसकी एंट्री तो बहुत आसान होती है। जब आप परचेज करते हो, परचेज को डेबिट करते हो, और जब सेल्स होती है तो सेल्स को क्रेडिट करते हो। इसके बाद और स्पेशल तरह की ट्रांजैक्शन होती है सेल में। एक होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जो हमें एक नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कवर करना है। और एक तरीका होता है कंसाइनमेंट बेसिस पे। आप अपने दुकान में नहीं बेचते हो माल को, अपनी जगह पे नहीं बेचते हो, खुद नहीं बेचते हो, आप किसी बंदे को देते हो, वो आपके बिहाफ पे सेल करता है और आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। वो जो सेल्स होती है, वो जो प्रोसेस होता है, उसको कंसाइनमेंट सेल्स बोलते हैं। और हमें सीखना है कि अगर किसी बिजनेस में ये कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है तो आप भी जानना चाहोगे कि उनकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री तो आपको आती है, आपने गुड्स परचेज कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, जब सेल कर दिया तो सेल को क्रेडिट कर दिया। बट अगर आप कंसाइनमेंट बेसिस पे माल बेचते हो किसी बंदे को, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे हो जाएगी, तो हम सीखेंगे इस चैप्टर में उसी चीज़ को जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो दोनों की बुक्स में हम सीखेंगे अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। एक होता है वो बंदा जिसका ये माल होता है, और एक बंदा होता है जिसको ये बेचा जा रहा है। ठीक है, जिसका ये माल होता है उसको बोलते हैं कंसाइनर, उसको बोलते हैं कंसाइनर। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे कश्मीरी लिखूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा, कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर, इसका माल है, ये ट्रक में यहाँ पे लोड हो गया। मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है। ये ट्रक में लोड हो गया और ये माल चला गया दिल्ली, माल चला गया दिल्ली। दिल्ली में है एक बंदा जिसको हम बोलते हैं आरती, आर्थ बोलते हैं उसको हम कश्मीरी में, और उस बंदे को बोलते हैं कंसाइनी, उसको बोलते हैं कंसाइनी। और ये गुड्स है जिनको बेचा जा रहा है। कंसाइनर कश्मीर से लेके इसको कहाँ बेच रहा है? दिल्ली। और वहाँ पे ये कंसाइनी है, कमीशन एजेंट है। ये क्या करता है? ये इस माल को मंडी में, यहाँ पे मंडी होती है, मंडी में बेचता है, सेल करता है। ये मंडी में बेचता है इसको, और क्या होता है, और सेल करके फिर क्या करते हैं, इस बंदे को जो भी प्रोसीड्स आएंगी वहाँ से, सेल प्रोसीड्स आएंगे, वो देता है, उसमें से लेस अपनी कमीशन करता है। और अगर कोई एक्सपेंस इसने खुद से बियर किया होता है, वो लेस करके जो नेट प्रोसीड्स होते हैं वो इसको दे देता है। देखा है आपने? फिर हमने सुना होता है उन बंदों से कि वो इसको फ़ोन करते हैं, इस बंदे को फ़ोन करते हैं, और कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं वट के दिन। क्या बोलते हैं? वट के दिन, इंथा वट, ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल्स उसको बोलते हैं, सेल्स अकाउंट बोलते हैं उसको।
जो स्टेटमेंट देता है ना सेल्स अकाउंट, उसको देता है कि मैंने जो मतलब पूरा अकाउंट स्टेटमेंट जो उसको देता है कि कितने में मैंने भेजा, उसका किराया अगर उसने पे कर दिया, कोई और चीज़ पे कर दिया, कोई और एक्सपेंस लग गया, वो सारा कोई टैक्स लग गया, वो सारा कुछ उसको देता है और अपनी कमीशन काट के बाकी वापस कर लेता है। अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन में होता है उनमें तो ये सारी कहानियाँ नहीं होती है नॉर्मल सेल परचेज में, बट कंसाइनमेंट सेल परचेज में ये है कि मैंने इसको गुड्स दे दिए। अब बात आएगी कि जब हम इसको गुड्स देंगे तब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब गुड्स लाए थे तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया, अगर मैं खुद से परचेज कर रहा तो और फिर मैंने किसी और को दे दिया कंसाइनमेंट पे, सेल बेस पे नहीं, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, ये जो कंसाइनर होता है इससे कुछ एडवांस भी लेता है, या तो एडवांस लेता है या सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इस कंटेक्स्ट में लेता है कि मैंने तो तुझे माल दे दिया, कल को तू भाग गया, तूने मुझे सेल प्रोसीड नहीं दिए, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है ले ले। या ऐसा नहीं है, अगर कश्मीर में प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो जो गरीब बंदा होता है जिसका वो बाग होता है, उसकी तो सेल अक्टूबर में हो जाएगी, उसके गुड्स तो अक्टूबर में, मतलब जो सेब है अक्टूबर नवंबर में रेडी होके मार्केट में बिकेंगे, बट उसको मार्च से ही उसको क्या करना पड़ता है, उनकी पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं और फिर बाद में उसको बहुत सारी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है और एप्पल के बॉक्सेस खरीदने पड़ते हैं, लेबर लगानी पड़ती है, तब जाके वो माल को इस कंडीशन में बेचे बाहर। तो ये कमीशन एजेंट क्या करता है, कभी कभी इसको एडवांस भी देता है, कभी कभी इसको एडवांस भी देता है, तो उस एडवांस की अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी, वो सारा चीज़ हमने इस कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में सीख लेना। बहुत ही आसान टॉपिक है एंड ये एग्जांपल शायद आपको नहीं भूल पाए कि कश्मीर के लोग जो फ्रूट ग्रोवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये अपना माल कंसाइनमेंट बेसिस पे यहाँ पे बेचते हैं। वो इस बंदे को डायरेक्टली नहीं बेचते, कहीं कहीं बेचते हैं बट नॉर्मली उसको नहीं बेचते, ये एज ए कमीशन एजेंट यहाँ पे वर्क करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सेल नहीं होती है, यहाँ पे सेल नहीं होती है, सेल यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो ये गुड्स आ जाते हैं, ये कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें कुछ हो गया, वो रिस्क एंड रिवार्ड जो आप पढ़ते हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वो रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है मेरे दोस्तों। रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पे जब बेचा जाता है तब ट्रांसफर होता है। कोई भी नुकसान अगर रास्ते में होगा वो इस कंसाइनर का होता है और ये मेयरली कमीशन एजेंट होता है। तो यहाँ पे जो रोल आता है कंसाइनर और कंसाइनी का, वो प्रिंसिपल और एजेंट का आता है। ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। ये सेलर जो हम बोलते हैं नॉर्मली सेलर और बायर, कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है, ये प्रिंसिपल होता है और ये एजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी कमीशन लेके बाकी चीज़ इसको वापस देता है। हमें इन सब की क्या करना है मेरे दोस्तों, अकाउंटिंग एंट्री सीख लेनी है। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 3 है चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है कंसाइनमेंट। जरा एक बार जस्ट देखेंगे इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहता है। बोलते हैं आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you will be able to understand the special feature of consignment business। तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया consignment business क्या होता है, how it runs and meaning of the terms consigner and the consignee, ये भी मैंने आपको बोल दिया। Analyze the difference between the two transactions, you need to analyze the difference between two, that is the sale and consignment। sale और consignment में क्या फ़र्क होता है वो भी आपको पता चलना। आई होप आपको ये बोलते बोलते जो लास्ट 5 मिनट में बोल रहा हूँ आपको इसी समझ आता है सेल और कंसाइनमेंट में क्या फ़र्क होता है। सेल में रिस्क एंड रिवॉर्ड उधर ही ट्रांसफर होता है, कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है। एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई कंसाइनमेंट इज ट्रीटेड एज स्पेशल ट्रांजैक्शन। ये सेल क्यों नहीं मानी जा रही है, ये सेल क्यों नहीं मानी जा रही है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि ये सेल तो है ही नहीं, रिस्क एंड रिवार्ड तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। एक स्पेशल टाइप की ट्रांजैक्शन है जहां पे सेल बाद में प्लेस किया जाता है, तो ये स्पेशल टाइप की ट्रांजैक्शन है, तभी ये आपके अलग चैप्टर में रखा गया है। हो सकता है कि हर बिजनेस में ये चीज़ नहीं है, बहुत कम बिजनेस में ये चीज़ होती है, बट यू बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कंसाइनमेंट अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। कल को आप उनको नहीं बोलोगे कि नहीं 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 मुझे तो नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग आती है, मुझे कंसाइनमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ये भी हमें समझ आ गया। प्रैक्टिस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर कंसाइनी, ये हम करेंगे, हम सीखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। बीइंग ए कंसाइनर कैसी अकाउंटिंग हो जाएगी, और कल को आपका क्लाइंट जो होगा वो आर्थी भी हो सकता है। सब्जियों में भी आप बहुत देखा होगा ये कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस, गांव के लोग जो है सब्जियां शहर में बेचते हैं उन आर्थियों को और वो उनके बिहाफ पे बेचते हैं, एक्ट मेयरली एज ए कमीशन एजेंट। तो क्या कैसे अकाउंटिंग होगी वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम करेंगे अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला फेज है। नोट द वेरिएशंस इन अकाउंटिंग व्हेन द गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट एंड गुड्स आर सेंट एट अबव कॉस्ट। कभी कभी आप जो गुड्स इसको बेचते हो कॉस्ट प्राइस पे भी बेच सकते हो और अबव द कॉस्ट भी बेच सकते हो। उसमें बेसिकली एक प्रोफार्मा इनवॉइस दिया जाता है, वो प्रोफार्मा इनवॉइस आप इसको कॉस्ट पे भी दे सकते हो या अबव द कॉस्ट भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस बंदे को कमीशन एजेंट को पता ना चले कि मेरी गुड्स की कॉस्ट कितनी है, आप इसको कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन देके दोगे, और आप अपने कॉस्ट प्लस मार्जिन दे दिया तो आप अपनी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करोगे वो भी हमें सीखना पड़ेगा और हम डेफिनेटली उस चीज़ को भी सीखेंगे।
उसके बाद हमने सीखना है लर्न द टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इन्वेंट्री लाइंग विद द कंसाइनी एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री रिजर्व इन इट। अगर मैंने गुड्स को एट कॉस्ट भेजा है तो जो भी माल उधर पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ऐसा हो सकता है कि सारा माल उसने नहीं बेचा, उसके पास राइट होता है वो तो मुझे माल वापस भी बेच सकता है, बिकॉज उसने ही इज नॉट अ बायर। सेल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, व्हेन यू सेल द गुड्स टू द बायर लूजेस इट्स राइट टू रिटर्न अनलेस अदरवाइज द सेलर एग्रीज फॉर द रिटर्न। बट जैसे आप लोग थे कि आप पढ़ते हो कि इफ यू आर बाइंग द गुड्स यू कैन रिटर्न विद इन 10 और 15 डेज ओनली, देन देयर आफ्टर यू कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। ऐसी कंडीशंस लिखी होती है कभी इनवॉइस के पीछे, या रिटर्न नॉट अलाउड, रिफंड नॉट अलाउड, ऐसी चीज़ें लिखी होती है सेल्स में। बट कंसाइन में ऐसा नहीं है। कंसाइनमेंट में वो तो कभी बायर ही नहीं होता है, इज जस्ट योर एजेंट। वो चाहे तो अगर उसका माल नहीं बिकेगा वो आपको वापस करेगा, उसके पास जो माल पड़ा होगा दैट इज योर इन्वेंट्री। एंड नाउ एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग पीरियड इफ देयर इज एनी स्टॉक लाइंग विद दैट कंसाइनी यू नीड टू डू द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ दैट। तो आपको उसके लिए स्टॉक वैल्यूएशन करनी है। अब आपकी दुकान में जो स्टॉक पड़ा है उसके लिए क्या है, आपके दुकान में जो स्टॉक पड़ा है वो तो उसकी कॉस्ट तो वही है जितना उस दुकान तक लाने के लिए लगा। बट ये जो कंसाइनमेंट गुड्स आपने उस कंसाइनी के दुकान में भेजा है तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स में वो जो कश्मीर तक के खर्चे थे वो तो सारे आएंगे, बट कश्मीर के बाद जो इसमें खर्चे लग गए वो भी इसमें आ जाएंगे। कश्मीर के बाद कौन से खर्चे लगे, वो जो फ्रेट लगा, ट्रांजिट का इंश्योरेंस लगा, दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, बिकॉज वो सेब आपके शायद कश्मीर में ना बिकते, उनकी मार्केट कंडीशन सेलेबल कंडीशन दिल्ली में थी, तो all the charges which were incurred in bringing the goods to the saleable condition in the market are being added to the cost of that inventory, and we will be learning that how to value the cost of the inventory which is lying with the consignee. And last में अगर आपने उनको cost plus switch load करके भेजा है तो उनमें जो एक profit margin भी add है, जबकि वो unrealized stock है तो उसमें वो unrealized profit को less करना है, that is known as inventory reserve। वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत चांसेस है कि इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हमने सीखना है लर्न द टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ट्रांजिट में या कहीं और पे लॉस हो सकते हैं, सम ऑफ द लॉस आर नोन एज नॉर्मल लॉसेस एंड सम ऑफ द लॉस आर नोन एज एबनॉर्मल लॉसेस। और इसमें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, वो जो कश्मीर से सेब बेचता है वहाँ पे हम मानते हैं कि ठीक है अगर 1000 डब्बे उस ट्रक में आ गए हैं, इट इज़ अ नॉर्मल लॉस माना जाता है कि 5% सेब की पेटियां खराब हो जाती हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, जो भी है टाइम लग जाता है, हम मानते हैं ऑन एन एवरेज 5% सेब तो खराब हो ही जाते हैं, तो 5% पेटियां तो खराब हो जाती है, दैट इज़ अ नॉर्मल लॉस। तो उनका कॉस्ट एब्जॉर्ब होता है ओवर द नॉर्मल गुड्स। बट एबनॉर्मल लॉस कभी होता है, खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होगी जो नॉर्मल नहीं होती है और 100 पेटियां खराब होगी, होने को तो नॉर्मली 50 पेटियां खराब होती है, बट कुछ ऐसा हो गया कि 200 पेटियां खराब हो गई, वो जो एबनॉर्मल लॉस है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम करेंगे। और अगर इंश्योरेंस के लिए मिल गया तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। और नॉट ओनली कि आप कंसाइनमेंट की कुछ चीज़ें सीखोगे, आप ऐसी चीज़ें भी सीखोगे जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आगे भी काम आ जाएंगे। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर्स कमीशन एंड द ओवरराइडर्स कमीशन। एज फार एज द कंसाइन इज कंसिडर्ड, उसको हम जो कमीशन देते हैं वो 3 तरह की होती है। वन इज द ऑर्डिनरी कमीशन जो नॉर्मल सेल्स पे देते हैं, अनदर इज द डेल क्रेडिटर्स कमीशन एंड देन ओवरराइडिंग कमीशन। क्या होता है डेल क्रेडिटर्स कमीशन, क्या होता है ओवरराइडिंग कमीशन, ये भी हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। Then we have to understand the variation of accounting treatment for the bad debts when the consignee is paid the ordinary commission and when the consignee is paid the del creditors commission। del creditors commission देंगे या ordinary commission देंगे, उसमें bad debts का फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी बोला consignee is merely an agent, all the risks and rewards are with the seller only, that is the consignor only। सिर्फ the bad debts exist, उसने commission agent ने हमारे ब्याह पे माल भेजा किसी बंदे को और उसने पैसे नहीं दे दिए, तो वो जो bad debts है उनका भुगतान कौन करेगा, consignor करेगा कि consignee करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कमीशन। अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो कंसाइनर करेगा बियर, और डेल क्रेडिटर्स कमीशन है तो कंसाइनी बियर करेगा। समझेंगे डेल क्रेडिटर्स कमीशन तो आपको खुद ही समझ आएगा कि वो क्यों बियर करेगा। तो वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर क्या रहेगा वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द वेरियस एक्सपेंडिचर्स टू द कॉस्ट व्हाइल वैल्यूइंग द गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी। अगर कंसाइनी गुड्स वापस दे रहा है तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या खर्चे आ जाएंगे, क्या क्या नहीं आ जाएंगे, वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी नीड टू स्टडी इन दिस यूनिट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आपको ये टॉपिक
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कैरियर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मैं सीधे, ये थोड़ा एक एग्जांपल है, इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन पे लेता हूं और आपको वो एक बेस बनाने की कोशिश करूंगा और फिर बाकी कंसेप्ट्स कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये देखो, ये कंसाइनर है, यहाँ पे ये कंसाइनी है। ठीक है, इसने इसको गुड्स दे दिए और ये जो इसको देता है फिर, जिसको हम वटक बोलते हैं, अकाउंट सेल्स, उसमें इसको बोलता है कि मैंने कितनी सेल्स कर दी, मैंने कितने एक्सपेंसेस तेरे बिहाफ पे खर्चे कर दिए, मेरी कमीशन कितनी है, कितना गुड्स अभी बचा हुआ है, कितना माल अभी मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि सारा तो नहीं बेच सकता हूँ, तूने कितना एडवांस लिया था और बैलेंस ड्यू कितना है वो मैं तुझे रिमिट करूँगा, और अगर तेरी कुछ गुड्स है वो मैं तुझे अगर बोलेगा तो मैं वापस करूँगा, नहीं तो तू अपनी उधर अकाउंटिंग एंट्री कर ले। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और इम्पॉर्टेंट भी है, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जरा डायरेक्टली एक क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, रादर देर में मैं आपको केसेस बता दूंगा, उसको छोड़ के मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है नॉर्मली, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हम करते हैं, अगर मैं 5-6 कंसाइनीज को भेज रहा हूँ माल, हो सकता है कि मैं एक ही कंसाइनी को नहीं भेज रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी एक आरती को भेज रहा हूँ, मुंबई में भी भेज रहा हूँ, कोलकाता में भी भेज रहा हूँ और जयपुर में भी भेज रहा हूँ, तो हर किसी का मैं अलग अलग अकाउंट बनाता हूँ। ये तो मैंने फ्रूट ग्रोवर की बात कर दी, ऐसे भी नॉर्मल बिजनेस में भी अगर आप बहुत सारे कंसाइनीज को बेचते हो, तो आप अगर बहुत सारे कंसाइनीज को भी बेचते हो तो आप उनको भी ये चीज़ अलग अलग अकाउंट बनाते हो। तो अगर हमारे डिफरेंट कंसाइनीज है तो हर कंसाइनी का हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, और हमारे फिर नॉर्मल सेल्स जो अपनी होती है वहाँ का प्रॉफिट तो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस में आता है, और कंसाइनमेंट में फिर जो नेट में हमारा प्रॉफिट आता है वो उठा के हम अपने जनरल पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको सीधे एक क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और फिर जो बाकी चीज़ें हैं जो ऊपर हमने पढ़ी थी, ये चीज़ें हमने पढ़नी है, वो मैं आपको वहाँ ही डिस्कस कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कमीशन की बात करता हूं तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जो उस बंदे को हम कमीशन देते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे, और ताकि फिर आपको अकाउंटिंग भी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वो जो कंसाइनी है उसको जो हम कमीशन देते हैं वो 3 तरह की कमीशन होती है। एक होती है ऑर्डिनरी कमीशन, बहुत आसान है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम उसको बोलते हैं कि तू हमारे गुड्स बेच दे, जो भी तू सेल करेगा उस पर सपोज हम तुझे 5% कमीशन देते हैं, जो उस पर हम 5% कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंसिव इंसेंटिव नहीं मिलता है और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रहती है, नॉर्मल कमीशन है। दूसरा होता है डेल क्रेडिटर्स कमीशन। डेल क्रेडिटर्स कमीशन में क्या होता है मेरे दोस्त, हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं फॉर व्हाट पर्पस, कि तू क्रेडिट सेल्स भी कर दे। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ऑर्डिनरी कमीशन में, वो जो सेल करेगा चाहे वो कैश करे या क्रेडिट करे, कैश सेल करे या क्रेडिट सेल करे, उसको जो कमीशन मिलेगा 5%, उसको कमीशन मिलेगा 5%। बट जो क्रेडिट सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटर से पैसा कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंसाइनर की रहती है, कंसाइनी की नहीं रहती है। मगर अगर हम इसको डेल क्रेडिटर्स कमीशन देंगे तो हम उसको बोलते हैं हम तुझे एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, बट तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर तू उधार में माल भेजेगा, उन बंदों से पैसे तूने लेने हैं। तो अगर वहां पे कल को कोई बैड डेट हो जाएगा वो तुझे बियर करना है। वो बोलेगा, यहाँ पे तो बोलेगा ठीक है मैं ऑर्डिनरी कमीशन में काम करूंगा, तो मैं क्रेडिट सेल्स पे डेटर्स का बैड डेट क्यों बियर करूंगा। बट डेल क्रेडिटर्स कमीशन उसको लालच देते हैं, चल तू कमीशन 5% की जगह 8% ले ले, बट मुझे पैसा पूरा का पूरा चाहिए। तो मेरा कंसाइनर का फायदा क्या है, मेरी हेजिंग होगी कि डेटर से कल को मुझे पैसे नहीं लेने, ये जो एजेंट है इसको लेने पड़ेंगे, और ये वो रिस्क बोलता है ठीक है मैं उस डेटर को उधार भेजूंगा जिस पे मेरी जान पहचान होगी, जहां से मुझे पैसे आ सकते हैं और एक्स्ट्रा कमीशन कमा दूंगा। आई होप आपको ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिटर्स कमीशन समझ आया। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब ठीक है भाई जो भी है तू भेजेगा उसकी कमीशन 5% रहेगी या जितना भी रहेगा, बट क्रेडिट में अगर भेजेगा तो डेटर से पैसा लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन एजेंट के नहीं। अगर कल को बैड डेट हो गए तो द लॉस विल बी बोर्न बाय द
consigner. But as far as the Dell creditors commission is considered, the loss on the bad debts will be borne by the commission agent, and he will be paid extra commission as far as in comparison to the ordinary commission. And then is the overriding commission. Overriding commission में आप क्या करते हो, जो नॉर्मल कमीशन है उससे थोड़ा ज़्यादा देते हो. बोलोगे सर डेल क्रेडिटर्स कमीशन में भी तो ज़्यादा देते हैं, फिर डेल क्रेडिटर्स कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन में फ़र्क क्या है? ओवरराइडिंग कमीशन आप पता क्यों देते हो? आप ज़्यादा सेल ज़्यादा करने के लिए, किसमें? सेलिंग प्राइस ज़्यादा देने के लिए. अगर आप उसको बोलते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग द सेलिंग प्राइस टू बी 100 ओनली, एंड इफ यू सेल फॉर मोर देन 100 आई विल बी पेइंग 2% ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्स. तो यहाँ पे क्वांटिटी में बात नहीं हो रही है, प्राइसेस में बात हो रही है कि अगर तू ज़्यादा महंगा बेचेगा ना, आई एम एक्सपेक्टिंग 100 रुपीज़. अगर कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर बोलेगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम मुझे 500 की पेटी बेच दोगे, बट अगर तुमने 500 से अबव जितने में भी बेच दिया, मैं तुझे 5% या 10% उसका कमीशन दे देता हूँ. तो यहाँ पे उसको एक एक्स्ट्रा लालच दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन. अब जस्ट थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ते हैं, हो सकता है कोई पॉइंट मैंने कवर नहीं किया हो. ठीक है, थोड़ा तो जल्दी पढ़ाता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशंस, उसमें आ सकता है. और इवन जो आपका पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि ट्रू फॉल्स में, वहाँ पे भी आपको बोला जाता है डेल क्रेडिटर्स कमीशन इज गिवन फॉर सेलिंग द गुड्स फॉर मोर देन द प्राइस, जो कंसाइनर ने बोला होता है, ट्रू और फॉल्स. सो इट्स फॉल्स बिकॉज डेल क्रेडिटर्स कमीशन उसलिए नहीं दिया जाता है बिकॉज टू प्रमोट द क्रेडिट सेल्स के लिए होता है. तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही आ सकता है. ठीक है, तो तभी मैं इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ. ऑर्डिनरी कमीशन, द टर्म कमीशन सिंपली डिनोट्स द ऑर्डिनरी कमीशन. इट्स बेस्ड ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स made by the consignee. It's given by the consigner regardless of whether the consignee is making credit sales or not. And this type of commission does not give any protection to the consigner from the bad debts and is provided on the total sales. तो ये मैंने आपको बोला कि bad debts का जो loss है, simple words में मैंने बता दिया, that has to be borne by the consigner only. Then another type of commission, Dell creditors commission, to increase the sales and to encourage the consignee to make credit sales. To increase the sales and to encourage the consignee to make credit sales, the consignor provides an additional commission generally known as Dell creditors commission. This additional commission, when provided to the consignee, gives a protection to the consignor against the bad debts. Here the protection means is given to the consignor regarding the bad debts. Now the loss of the bad debts will be borne by the consignee because he has been provided the extra commission in the form of the Dell creditor commission. In other words, after providing the Dell creditor commission, bad debts is no more the loss of the consignor. It's calculated on the total sales unless there is an agreement between the consignor and consignee to provide it on the credit sales only. ऐसा हो सकता है कि वो बोलेगा कि नॉर्मल कैश सेल्स पे मैं तुझे ऑर्डिनरी कमीशन दूंगा और जो क्रेडिट सेल्स है तेरी उस पे मैं तुझे डेल क्रेडिट कमीशन दूंगा. इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट. जनरली वी गिव द Dell credit commission on the overall sales, but if there is an agreement between the seller and the consignor and the consignee that the Dell credit commission will be given only on the credit sales, then that will be calculated separately. हो सकता है कि जनरल के लिए, ऑर्डिनरी के लिए आपको 5% और डेल क्रेडिटर मतलब जो क्रेडिट सेल्स है उसके लिए आपको 10%, ताकि उसको भी एक कुशन मिलेगा. नाउ द थर्ड वन इज द ओवरराइडिंग कमीशन. इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी टू प्रमोट द सेल्स एट अ हायर प्राइस देन द स्पेसिफाइड और टू एनकरेज द कंसाइनी टू पुट हार्ड वर्क इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. अगर आप इनिशियल मतलब प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें, वहाँ पे आप ये ओवरराइडिंग कमीशन उसको दे सकते हो. डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स और ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट इनवॉइस प्राइस. डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट कि आप बोलोगे ठीक है सेल्स वाले पे आपको नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा वाले पे आपको इतना % मिलेगा. इन ऑर्डर टू एनकरेज द कंसाइनी टू अर्न हायर मार्जिन, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द शेयर ऑफ एडिशनल प्रॉफिट विद द कंसाइनी ऑन द डे. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें होगी फिर मैं आपको वो वहाँ पे ही कवर कर लेता हूँ. ठीक है, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके साथ जो कंसेप्ट्स होंगे, एक्चुअली कुछ कंसेप्ट्स है जो मैंने नहीं बताए वो मैं साथ में बता दूंगा, ताकि मैं आप चाहता हूं कि आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू मिल जाए, रादर देन कि मैं थ्योरी बताऊं और आप बोर हो जाओ. ये जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट लाइकली आ सकता है अगर कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पढ़ लेता हूं. यहाँ पे मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग ₹900 ईच टू मिस गीता.
एक मिस राखी है, और मुझे बताओ यहाँ पे राखी क्या बनेगी सर? राखी है हमारी कंसाइनर। कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स, इसने 1000 रेडियो सेट्स भेजे, एक की कॉस्ट इसके लिए थी 900। किसको भेजे? गीता को भेजे। हर एजेंट, गीता क्या है उसकी एजेंट, ऑन 1 जुलाई 2020 मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। मिस राखी ने इसको क्या दिया? फ्रेट इसको इनकर लगा कि अगर वही देखा जाए, सपोज अब थोड़ा सा एग्जांपल को देख लेते हैं, मिस राखी इज इन द दिल्ली एंड मिस गीता इज इन द श्रीनगर, इसने इसको कंसाइनमेंट बेस पे भेजा, तो मिस राखी को क्या लगे? 7650 रुपीज इन रेडियोज को ट्रांसफर करने के लिए उसको लग गए किराया, और 3250 उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस करने के लिए लगे कश्मीर तक। ठीक है। मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 radio sets, but unfortunately what happened, the Miss Geeta only received 950 radio sets, बाकी रास्ते में खो गए। ठीक है, या कुछ डैमेज हो गया, जो भी हो गया खत्म हो गए। An account sale dated 30th November, an account sale डेटेड 30th नवंबर, तो 30th नवंबर को इसने इसको अकाउंट सेल भेज दिया, जिसमें इसने बोला कि मैंने 750 सेट्स सेल कर दिए 9 लाख के, एंड मिस गीता इनकर्ड 10,500 फॉर कैरेज, और मुझे यहाँ पे जो लोकल कैरेज लग गए, इनमें जो भी खर्चे हो गए वो हो गए 10,500। Miss Geeta was entitled to a commission at the rate 6% on the sales effected by her. She incurred expenses amounting to rupees 2,500 for repairing the damaged sets, रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज में जो इसको बाकी बचे थे, अगर 950 मिले थे इसको, 7.5 में फिर जो 200 बचे उस पर इसको 2500 का और खर्चा लग गया। मिस राखी लॉन्च्ड अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी, और मिस राखी ने क्या कर दिया? इसने क्लेम ठोक दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरा नुकसान हो गया। विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज एडमिटेड, तो उसको मिल गया वो, एंड उसको 35,000 मिला, तो इसको इंश्योरेंस के लिए मिला 35,000 का। शो द कंसाइन अकाउंट, आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो और मिस गीता अकाउंट बना लो इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कंसाइनमेंट अकाउंट का। अभी आपको तो कुछ पता नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट, गीता अकाउंट, तो ये जितनी चीज़ें उसमें होती है, मैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन ही वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप याद रखो, 2 अकाउंट तो बनते ही बनते हैं। एक हमारा बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा हमारा बनता है कंसाइन अकाउंट। जब भी आप कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करोगे तो 2 अकाउंट तो आपके बनते ही बनते हैं मेरे दोस्तों। एक बनता है आपका, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूं कि मेरा वो साइमल्टेनियसली चले, मैं पैरेलली इसको बनाता हूं। एक बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें आप कंसाइनमेंट का हिसाब रखते हो, ओवरऑल कंसाइनमेंट का देखते हो कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और ये जो कंसाइनी होता है इसका अकाउंट भी बनता है गीता अकाउंट। ये 2 अकाउंट आपने बनाने हैं। यहाँ पे कंसाइनी है गीता, तो गीता का हिसाब रखते हैं यहाँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन अपने फ़ोन से देख लूँगा ताकि टाइम बच जाएगा, मुझे बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है प्लीज़ आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पे, नहीं तो अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आपके पास ये ऑलरेडी होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। इसको आप जल्दी जल्दी नोट करो, मैं तब तक, आई होप आपने नोट कर दिया है इसको। ठीक है, जो 2 अकाउंट है, एक कंसाइनी अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, और दूसरा कंसाइनी अकाउंट है। कंसाइनी यहां पे कौन है? गीता। कंसाइनमेंट आप बेसिकली समझ लो कुछ नहीं है, ये जो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है जो है उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, आपको नहीं लिखना है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, इट इज नथिंग बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जैसे आप अलग से बनाते हो ना गुड्स के लिए, अपनी नॉर्मल परचेज के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस, ताकि आपको पता चलता है कि आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमा लिया है। इसी तरीके से इस कंसाइनमेंट के लिए, हर कंसाइनमेंट के लिए अपना अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो, तो उसमें आप क्या, इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर बैच, जहां तक बात है। और इसमें कंसाइनी है तो आप कंसाइनी का अकाउंट भी बनाते हो, क्योंकि आपको कंसाइनी से ही तो पैसे लेने हैं, तो आप ये 2 अकाउंट बनाते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइन अकाउंट। सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो होगी, देखो
देखो मैंने आपको अकाउंटिंग में पहले लेक्चर बोलता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे उनकी अकाउंटिंग एंट्री करनी, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। तो बहुत कंसेप्ट्स मैंने बोले नहीं अभी इसमें, तो वो जो जब आएगा तब मैं उनको बता दूंगा, फिर मैं आपको बुक से भी रिवाइज करा दूंगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हो गई सर? सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है, मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग ₹900 ईच टू मिस गीता। तो इसने 1000 गुड्स भेजे, 1000 रेडियो भेजे। अगर मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हो गई, इसने 1000 गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट 900 थी, ठीक है। तो 1000 इंटू 900 9 लाख हो गया। तो इसने 9 लाख के गुड्स जो है, 9 लाख के गुड्स जो है मेरे दोस्तों, किसको दे दिए? कंसाइनमेंट में बेच दिए। अब मुझे बताओ ये 9 लाख के गुड्स कहां पे पड़े थे? क्या आप मुझे बोल सकते हो? ये आपको बुक से कहीं नहीं मिलेगा। ये 9 लाख के गुड्स कहां पर होंगे? सर ये हमारी दुकान में होंगे। जब ये मैंने परचेज किया होगा तो मैंने एंट्री क्या किया होगा? जब ये 9 लाख के गुड्स मैंने परचेज किए थे मेरे दोस्तों, तब मैंने एंट्री क्या की होगी? मैं थोड़ा क्वेश्चन से बाहर जा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए। मुझे बताओ जब मैंने 1000 के ये गुड्स परचेज कर दिए थे तब मैंने अकाउंटिंग एंट्री क्या की थी? सर आपने ना एंट्री की होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, या आपने किया होगा 9 लाख रुपीज। हो सकता है आपने तब 90 लाख परचेज कर दिया और 1 करोड़ परचेज कर दिया, बट ये सर आपने परचेज किया था। अब आप इनको सर खुद सेल नहीं कर रहे हो यहां पे, तो आप नहीं बोलोगे गीता अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर आप तो सेल कर ही नहीं रहे हो, अब तो कंसाइनमेंट पे भेज रहे हो। और इस परचेज को फिर क्या करते हो आप नॉर्मली? पता है परचेज को फिर कहां लेते हो? जरा बताओ, मुझे बताओ परचेज को कहां लेते हो नॉर्मल केस में? ये तो सपोज नॉर्मल केस होगा, ये नहीं होता, कंसाइनमेंट नहीं होता। सर हम परचेज करते हैं, फिर जब सेल करते हैं तो हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर हम परचेज को कहां लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं ना, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सर यहां पे हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक, और यहां पे करते हैं टू परचेजेस, और फिर करते हैं, यहाँ पे आता है टू जीपी, यहाँ पे आता है बाय सेल्स, यहाँ पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। जितनी हमने सेल कर दी क्लोजिंग स्टॉक और डिफरेंशियल हमारा जीपी निकलता है। तो सर ये परचेजेस तो सारा हम इधर लेते हैं, बट अगर देखा जाए नॉर्मल सेल्स के कंटेक्स्ट में, नॉर्मल सेल्स के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो सेल होती है उसमें से परचेज लेस करते हैं, हमें जीपी आता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस परचेजेस में से हमने क्या कर दिया, इस परचेजेस में से हमने क्या कर दिया, कुछ गुड्स तो यहाँ पे यूज ही नहीं किए अपनी नॉर्मल सेल्स में, वो तो हमने कंसाइनमेंट में बेचे, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से उसको हटाते हैं। और इसके लिए इस ट्रेडिंग अकाउंट जो नॉर्मल सेल्स का होता है वहां से इन गुड्स को हटा के कंसाइनमेंट अकाउंट में ले जाते हैं। तो ये सारा परचेज मैंने यहां कर दिया, इसमें कर दिया, तो इसको मैं यहां से हटा के कंसाइनमेंट अकाउंट कर देता हूं, क्योंकि नॉर्मल गुड्स की सेल्स जो है, नॉर्मल गुड्स का जो प्रॉफिट प्रॉफिट है वो मैं यहां पे देखूंगा, नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो मैं यहां पे देखूंगा, और कंसाइन वाले गुड्स का मैं यहां पे लेता हूं। तो ये समझ आया सर, इसको मुझे यहां से निकाल देना है, ये जो मैंने यहां पे खर्चा डेबिट कर दिया है इसको मुझे यहां से निकालना है, कंसाइनमेंट में करना है। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि यहां का खर्चा आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 9 लाख, ये एंट्री हम करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बोलोगे सर कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, तो ये तो आप सर यहां तो हमें आ जाएगा करना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 9 लाख। यहां तक समझ आया? हाँ सर। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ है ना, तो अब यहां का देखो, अब कंसाइनमेंट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पे परचेज में जैसे डेबिट साइड में 9 लाख रुपीस आएगा, और क्रेडिट साइड में आएगा कि हमने कितना सेल कर दिया, फिर हमें प्रॉफिट निकलेगा। यहां पे हम जीपीवीपी नहीं देखते, नॉर्मली नेट प्रॉफिट देखते हैं कि इस कंसाइनमेंट में मुझे कितना प्रॉफिट आया। तो यहां पे डेबिट पड़ना चाहिए था, 9 लाख का खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में पड़ना चाहिए, तो हमने किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता है नॉर्मली, ये जो क्रेडिट आ गया इसको हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसकी एंट्री होता है, जो आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना है क्योंकि आपको 2 ही अकाउंट बनाने हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, गीता अकाउंट। इस गुड्स ऑन सेंट को क्या करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को एट द पीरियड एंड जब होता है डेबिट करते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट 9 लाख रुपीस, और एट द पीरियड एंड जितना भी गुड्स आपने कंसाइन में भेजा है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो यहां पे आप करोगे फिर बाय गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट 9 लाख। तो फिर आपको यहाँ पे जीपी ठीक निकलेगा। क्यों? यहाँ पे आप फिर बोलोगे कि मेरा ओपनिंग स्टॉक सपोज 5 लाख था, मैंने परचेज 40 लाख कर दी और मैंने नॉर्मल सेल्स 50 लाख कर दी। फिर बोलोगे नहीं, इस 40 में से तो 9 लाख जो है, इस 40 में से 9 लाख तो मैंने कंसाइन में भेजा, तो उसका जीपी तो यहाँ पे होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यहाँ होगा नहीं, तो 40 में से 9 को मैं बाहर निकाल के अलग कर लेता हूँ। फिर क्लोजिंग स्टॉक सपोज मैं 10 लाख बोलूंगा, फिर बोलूंगा मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने 50 का यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे कंसाइनमेंट सेल नहीं आएगा। क्यों? ये नॉर्मल गुड्स की बात है। 50 का ये था, 9 का वो और 10 का वो, कितना हुआ 69, उसमें से 45 लेस करूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने जीपी जो है वो 24 लाख कमाया। ये 24 लाख मैंने इन गुड्स के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए बेचा। वो तभी होगा जब आपने 40 लाख की परचेज दिखाई थी, उसमें से वो 9 लाख जो आपने कंसाइनमेंट बेच पे रखा था उसको बाहर निकाला। मैं ऑनेस्टली बोलता हूं बहुत कम फैकल्टीज, बहुत कम बुक्स में आपको ये चीज बोली होगी कि ये गुड्स एंड सेंड को ये जो यहाँ पे करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे यहाँ पे कैसे कम होता है। कोई आपको इतना सिरदर्द नहीं लेगा ये लिंकेज कराने के लिए। बट मैं बिलीव करता हूं कि आपको अगर सीए में आगे जाना है तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी A to Z पूरी होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज फिर दिक्कत आ जाती है। आई होप आपको ये समझ आया कि ये एंट्री जो मैंने कर दी, कंसाइनमेंट अकाउंट को जो मैंने डेबिट कर दिया, इसका इंपैक्ट क्या आया, किस तरीके से ये मैंने ये एंट्री कर दी, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि अब इसका प्रॉफिट मुझे यहाँ पे जानना है तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, अलग से एक बनाऊंगा कि यहाँ पे देखूंगा कि इसका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा। अब मैं बोलूंगा इस बिजनेस में आप समझ लो इस डील पे मेरे 9 लाख रुपया लग गए। ठीक है, हाँ यहाँ तो ठीक है। अब क्या हो गया उसके बाद, मिसराकी इनकर्ड फ्रेट। अब मुझे फ्रेट लग गया मेरे दोस्तों, अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा लग गया। तो क्या लगा मुझे, मेरा फ्रेट लगा 7650 और मेरा इंश्योरेंस लगा 3250। तो अगेन ये मैं मानूंगा इस डील के लिए मेरा नुकसान हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा कैश में चला गया, तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा। बिल्कुल ठीक, हाँ सर इतने इतने खर्चे हमारे हो गए तो वो माना जाएगा इसका, इस डील के लिए, इस कंसाइनमेंट के लिए मेरा खर्चा हो गया। टू कैश आपका कितना हो गया सर, आपकी फ्रेट, आपको फ्रेट जो है, आपका फ्रेट लग गया 7650 और सर आपका इंश्योरेंस लग गया 3250, आपका इंश्योरेंस लग गया 3250। तो ये दो खर्चे आपके इमीडिएटली हो गए इन गुड्स को बेचते हुए। ठीक है, 7650 प्लस 3250 ये भी आपका खर्चा है और ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? आपकी मार्केट इसकी कश्मीर में थी, ठीक है, तो वहां तक भेजने के लिए जो भी आपको, क्योंकि ये सेल नहीं है ना आपकी, ये कंसाइनमेंट सेल वहां पे हो जाएगी, तो वहां तक जितने भी खर्चे आपके हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो आपका टोटल खर्चा हो गया 10,900। तो इन गुड्स के लिए आपको कश्मीर पहुंचाने के लिए 9 लाख का वो खर्चा जितने में पड़ा था और 10,900 आपको एक्स्ट्रा खर्चा लग गया इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 सेट्स MSPO 53। क्या हो गया, इसने भेजे थे गुड्स 1000 के और उसको मिले हैं 950 और 50 गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। इसके 50 रेडियो सेट्स नुकसान हो गए, रास्ते में कहीं खो गए। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पे आपको जो दो चीजें थी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट आ गया। मैं अभी अकाउंटिंग एंट्री नहीं बताऊंगा पूरे, पहले मैं समझा देता हूं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो नेचुरल सर्कमस्टेंसेज में नॉर्मली होना ही होना है, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होता है बट एबनॉर्मली हो गया। मैं ऐसा बोलता हूं कि रेडियो आप बेचते हो तो इसमें तो कोई नॉर्मल लॉस की चांसेस है ही नहीं, तो इसमें नॉर्मल लॉस के चांसेस जीरो है नॉर्मली रेडियोज में, रेडियो बेचने में। बाकी जो होगा सारा एबनॉर्मल लॉस है। अब बोलोगे सर नॉर्मल लॉस का एग्जांपल दे दो। मैं एग्जांपल देता हूं, हम पेट्रोल बेचते हैं, हम यहां से पेट्रोल बेचते हैं मेरे दोस्तों, और पेट्रोल का इवापोरेशन रेट सपोज 5% है, क्योंकि फिर टैंकर से जाएगा, कुछ ना कुछ तो इवापोरेट होता ही है, तो 5% है नॉर्मल लॉस। तो अगर मैंने 1000 मैट्रिक टन का, सपोज मैं बोलता हूं, या 1000 किलो लीटर का टैंकर भेजा जम्मू से श्रीनगर, तो 5% तो नॉर्मल लॉस है ना। तो 1000 इंटू 5% कितना हुआ मेरे दोस्तों, 50 तो नॉर्मल लॉस है, 50 तो मानते हैं होना ही होना है। बट सपोज वहां पे पता चला मुझे 850 ही मिला,
जब मैंने वहां पे मीटर लगा दिया टैंकर में, वहां पे 850 लीटर ही मिल गया। इट मीन्स 50 तो नॉर्मली होना ही होना था, एक्स्ट्रा कितना हुआ सर? 100 आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया सर, 100 आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। ये जो आपका 100 है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया।